हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हैं? 30 क्वेश्चन। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसके पहले के अगर प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिए। वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या तत्सम? बताइए, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकशाला यौगिक शब्द है। पाकशाला कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे यहाँ पाकशाला, ये जो शब्द है यहाँ पर इसमें एक शब्द है पाक और दूसरा शब्द है शाला, तो इन दो शब्दों से मिलकर बना है पाकशाला, ध्यान रखिएगा। और ये जो यौगिक शब्द है ये रचना के आधार पर शब्द का भेद है। रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। ये तीनों हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद। आपसे यह भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आपको कन्फ्यूज़न होगी रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं, इसे कैसे याद करें? तो रचना में 3 वर्ड है ना, 1 2 3, तो ये ट्रिक समझिए। रचना के आधार पर आपसे शब्द का भेद पूछा जाए तो उसके 3 भेद हैं। रचना में खुद ही 3 वर्ड हैं तो 3 भेद हैं। इस तरह याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये तत्सम जो है ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद है। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या ब्राह्मण अपभ्रंश से? बताइए, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा मैथिली की, मगही की भी उत्पत्ति हुई है। यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि मैथिली और मगही की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से हुई है। अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अर्धमागधी से किसकी हुई है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और सौरसेनी से हुई है राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, इन सब की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी, लहंदा और पंजाबी की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मण अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति हुई है? सिंधी, लहंदा और पंजाबी। तो सभी को ध्यान रखिएगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर भोजपुरी बोली की उत्पत्ति पूछी है तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? सुबोध, सज्जन, बेरहम, महात्मा। बताइए, किस विकल्प में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी में है। सी विकल्प में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसका समास विग्रह होगा बिना रहम के। क्या होगा? बिना रहम के, बेरहम। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। महात्मा में कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह होगा महान, महान है जो, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, इसमें कर्मधारय समास है। सज्जन का समास विग्रह होगा अच्छा है जो जन, वह सज्जन, इसमें भी कर्मधारय समास है। सुबोध का समास विग्रह होगा अच्छा है जो बोध, अच्छा है जो बोध, सुबोध, इसमें भी कर्मधारय समास है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन में कर्मधारय समास है, लेकिन ऑप्शन सी में अव्ययी भाव समास है जो कि हमारा आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है
ऋग प्लस वेद, ऋग प्लस वेद, ऋग प्लस वेद या री प्लस वेद। बताइए ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या है? तो क्या है? ऑप्शन सी वाला सही है, ऋग प्लस वेद मिलाकर बना है ऋग्वेद। इसमें संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। संधि भी ध्यान रखिएगा, व्यंजन संधि है। इसका संधि विच्छेद है ऋग प्लस वेद मिलाकर बना है ऋग्वेद। ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए सूची 1 में क्या है? रस है और सूची 2 में स्थायी भाव है, यानी हमें रस के स्थायी भाव पहचानना है। अद्भुत का क्या होता है? विस्मय होता है, तो अद्भुत में क्या हो गया? तीसरा हो गया। वीर का क्या होता है? उत्साह होता है, तो वीर में क्या हो गया? चौथा हो गया। रौद्र का क्या होता है? क्रोध होता है, तो रौद्र में क्या हो गया? पहला हो गया। करुण का क्या होता है? करुण का होता है शोक, तो करुण में क्या हो गया? दूसरा हो गया, यानी तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा किस में है? ऑप्शन सी में है। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अद्भुत का होगा विस्मय, वीर का होगा उत्साह, रौद्र का होगा क्रोध और करुण का होगा शोक। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची है? रत्नाकर, बादल, आकाश या पवन। बताइए अभ्र का पर्यायवाची क्या है? तो अभ्र का पर्यायवाची है आकाश। ऑप्शन सी सही आंसर है। रत्नाकर समुद्र को कहा जाता है, यानी समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर है। पवन का पर्यायवाची वायु है और बादल का पर्यायवाची मेघ है, मेघ है, घन है, ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर अभ्र का पर्यायवाची पूछा गया है तो आकाश होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है? सुनहरा, पाठक, लड़ाई या दर्शनीय। पहली बात तो आप तद्धित प्रत्यय जान लीजिए। तद्धित प्रत्यय वह हैं जो संज्ञा के साथ लगते हैं। संज्ञा के साथ जो प्रत्यय लगते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं ना, कृदंत और तद्धित। तद्धित जो है वह संज्ञा के साथ लगेगा और कृदंत जो होगा वह क्रिया के साथ लगेगा। तो यहाँ पर तद्धित प्रत्यय कौन सा है ये हमें पहचानना है। तो कौन सा है? ऑप्शन ए है तद्धित प्रत्यय का उदाहरण। सोना, सोना प्लस हरा मिलाकर बना है सुनहरा। तो सोना एक संज्ञा शब्द है ना, तो इसमें हरा प्रत्यय मिलाकर बना है सुनहरा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। पाठक का होगा पठ प्लस अक, पठ प्लस अक मिलाकर बना है पाठक, तो पठ क्या है? पठ क्रिया है। दर्शनीय का होगा दृश्य प्लस अनीय, क्या होगा? दृश्य प्लस अनीय मिलाकर बना है दर्शनीय, तो ये दृश्य भी क्रिया है, तो यह भी कृदंत प्रत्यय है। और लड़ाई का क्या होगा? लड़ प्लस आई, लड़ प्लस आई, लड़ भी क्रिया है, तो यह भी कृदंत प्रत्यय यहाँ भी प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, शायद वह अवश्य आए, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन डी वाला शुद्ध है। भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, यह वाक्य शुद्ध है। शायद वह अवश्य आए, आएगा की जगह अगर आए होता तो यह वाक्य भी शुद्ध होता। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर होना लिखा है, लेकिन यहाँ पर अगर होनी होता तो यह वाक्य भी शुद्ध रहता। मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, नहीं, यहाँ पर होना चाहिए कर लेता हूँ, कर लेता हूँ। अगर लेता हूँ होता तो यह वाक्य भी शुद्ध रहता। तो यहाँ पर शुद्ध कौन सा है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? पुष्पांजलि, मंत्रिपरिषद, वाल्मीकि या आध्यात्मिक। बताइए कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो वाल्मीकि शुद्ध है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। पुष्पांजलि कैसे लिखा जाएगा? पुष्पांजलि में क्या गलती है यहाँ पर देखिए,
जो मात्रा है यह छोटी रहेगी, यानी ला में बड़ी की मात्रा लगी है लेकिन पुष्पांजलि में छोटी मात्रा रहती है। यहाँ पर क्या गलती है, मंत्री परिषद जो त्रा में बड़ी की मात्रा है वह छोटी रहेगी, मंत्री परिषद इस तरह रहेगा, मंत्री परिषद, ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक में भी बहुत छोटी सी गलती है, आ जो है यह बड़ा रहेगा, बाकी सब कुछ सही लिखा है आध्यात्मिक में, तो ध्यान रखिएगा सभी शब्द शुद्ध मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पर जो शुद्ध शब्द था वह है ऑप्शन सी वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन देखिए, सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ है, सर्कस दिखाना, तुरंत भाग जाना, करतूत दिखाना या चोट पहुंचाना। बताइए, सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो क्या है? तुरंत भाग जाना। ऑप्शन बी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा शुद्ध नहीं है? जो तीनों कालों को देखता हो, त्रिकालदर्शी, जो कभी न मरे, अजर, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, रात्रि में घूमने वाला, निशाचर। बताइए इनमें से कौन सा शुद्ध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। जो कभी न मरे, इसके लिए अजर नहीं अमर होगा, अमर होगा। और अजर का क्या होता है? जो कभी वृद्ध ना हो। अजर का क्या होगा? जो कभी वृद्ध ना हो, वृद्ध ना हो, उसके लिए अजर होगा। यहाँ पर लिखा गया है जो कभी ना मरे, तो उसके लिए अमर होगा। शुद्ध यही वाला नहीं है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला देखिए, वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन और गीता गा रही है, मोहन और गीता गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही हैं। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन सी वाला शुद्ध है, मोहन और गीता गा रहे हैं, यह वाक्य शुद्ध है। अगला देखिए, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे, सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे, सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे, सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे। बताइए इनमें से कौन सा है जो विराम चिन्हों की दृष्टि से शुद्ध है? तो कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन बी वाले में विराम चिन्ह सही लगे हैं। सभी एक साथ चिल्ला उठे, फिर कॉमा रहेगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा हम भी चलेंगे, फिर उसके बाद फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम रहेगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखिए, फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। एक दो बार वीडियो देखेंगे, एक दो बार पीडीएफ से अभ्यास करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको 100% याद हो जाएंगे। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपका ज़रूर सही होगा। अगला है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। बताइए इनमें से किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो किस में नहीं है? ऑप्शन डी में नहीं है। ऑप्शन डी वाला जो है यह गलत है, बाकी सभी सही है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला देखिए, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है, अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ, कृतज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? बताइए। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है सर्वज्ञ। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। कृतज्ञ का क्या होगा? कृतघ्न होगा, कृतघ्न होगा, ध्यान रखिएगा। कृतज्ञ का कृतघ्न होगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा। यहाँ पर अल्पज्ञ पूछा गया, इसका सर्वज्ञ होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, ए और बी दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं? बताइए शिक्षण कौशल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोनों सही हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कक्षा के अंदर भी शिक्षण कौशल का उपयोग होता है, कक्षा के बाहर भी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी देना, भाषागत शुद्धता पर बल, अध्यापक का एकालाप,
श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। बताइए भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या होगा? तो विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी देना सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मूल्यांकन का आवश्यक गुण है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता या उपर्युक्त सभी। मूल्यांकन के आवश्यक गुण सभी हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। वस्तुनिष्ठता भी है, विश्वसनीयता भी है, वैधता भी है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखिए भाषा शिक्षक के रूप में आप पाठ्यपुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनाएंगे या बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। बताइए भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। ऑप्शन डी सही आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला देखिए बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? एल.एस. वाइगोत्स्की का, इवान पावलोव का, नाओम चोम्स्की का या जीन पियाजे का? बताइए यह विचार किसका है? तो यह विचार है नाओम चोम्स्की का। ऑप्शन सी सही आंसर है। नाओम चोम्स्की ने कहा है बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखिए भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है कौन सा? सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना? बताइए भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल कौन सा है? सुनना। ऑप्शन ए सही आंसर है। भाषा कौशल का क्रम क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। RSW या ट्रिक याद रखेंगे तो आपका भाषा कौशल से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्रम से अगर क्रम पूछा जाता है तो यही क्रम रहता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो यहाँ पर प्रारंभिक कौशल पूछा गया तो कौन सा होगा? लिसनिंग होगा। सबसे पहले सुनना आता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है विषय का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान या शुद्ध उच्चारण। बताइए भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है शुद्ध उच्चारण। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। सभी महत्वपूर्ण है लेकिन सबसे ज़्यादा भाषा शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण होगा शुद्ध उच्चारण। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना। बताइए हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान देना। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है, भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है या उपरोक्त में से तीनों सही हैं। बताइए भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। ऑप्शन ए भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है। अंत्याक्षरी, अनुलेख, आद्याक्षरी या कविता पाठ। बताइए कौन सी क्रिया है जो भाषिक सहवर्ती नहीं है? तो अनुलेख नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा। अनुलेख लेखन से संबंधित है तो ऑप्शन बी सही होगा। बाकी सभी भाषिक सहवर्ती क्रिया हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। बताइए इनमें से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए निम्न में से गद्य शिक्षण की विधि है गीत विधि, अर्थबोध विधि, खंडान्वयन विधि, अभिनय विधि। बताइए गद्य शिक्षण की कौन सी विधि है? तो अर्थबोध विधि है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला देखिए
निम्न में से कौन सी शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है? व्याख्या विधि, तुलना विधि, व्यास विधि या गीत विधि? बताइए शब्दार्थ विधि का विकसित रूप कौन सा है? तो व्याख्या विधि है शब्दार्थ विधि का विकसित रूप। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। बताइए शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला देखिए, शिक्षण के अन्वेषण दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम डैश होता है? रटना, प्रबलन, हेरफेर या संकल्पनात्मक समझ? बताइए शिक्षण के अन्वेषण दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम संकल्पनात्मक समझ होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तालव्य व्यंजन हैं? यह आप लोगों के लिए है अभ्यास प्रश्न। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसे लगा यह भी बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।